Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine. Let's start with Bismillah Rahman Rahim. Today's lecture. So today is the 12th lecture of Animal Physiology 2, and today is 2nd of May, Saturday. So that was yesterday's question that I have asked from you guys, that why obesity is more common in females than in males. So obesity is inversely proportional to the muscle mass of the body. एक स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया था और वो बेस्ट आंसर है कि हमारे पास ओबेसिटी जो है वो मसल मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो चूंकि फीमेल्स में मसल मास कम होता है एज कम्पेयर टू मेल्स, देयरफॉर ओबेसिटी की रेशियो भी फीमेल्स में इसीलिए ज़्यादा है ड्यू टू लेस मसल मास। और आप देखें कि हमारे पास जिस तरह उम्र बढ़ती रहती है और एज ज़्यादा होती जाती है बंदे की, तो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन होती जाती है और उस पर ओबेसिटी ओबीज होने का खतरा ज़्यादा होता जाता है उम्र के साथ साथ। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जैसे ही आप बूढ़े होते जाते हैं या ओल्ड एज की तरफ जाने लगते हैं, तो चूंकि एक तो आपने मसल्स, आपके जो मसल मास है वो कम होने होने लग जाता है। और वो कम क्यों होता है? बिकॉज आपने अपने मसल को यूज करना कम कर दिया होता है। तो ये कॉमन रूल है कि आप जिस पार्ट को ओवर यूज करते हैं वो वेल डिवेलप्ड होता जाता है और जिस पार्ट को लेस यूज करते हैं तो वो लेस डिवेलप होता है। तो जैसे ही उम्र के साथ साथ बंदा अपने ऑर्गन्स को और अपने मसल्स को का इस्तेमाल कम कर देता है, तो मसल्स क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। तो जैसे ही मसल साइज रिड्यूस होता है तो ओबेसिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। So obesity is inversely proportional to muscle mass of the body. So as females have less muscle mass than the males, therefore they are more prone to obesity as compared to males. तो आई होप कि आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। सो yesterday we were have started hypothalamus as endocrine organ and we were studying the endocrine functions of hypothalamus. So we have studied different hormones of hypothalamus, that is growth hormone releasing hormone, and then we have studied growth hormone inhibiting hormone, corticotropin releasing hormone, uh, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। सो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि जब भी हमारे बॉडी में, ये मैंने आपको पूरा वो, अगर आपको याद हो, जो थर्मो रेगुलेशन पढ़ाया था, फॉर एग्जांपल अगर बाहर का टेम्परेचर क्या हो जाता है 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत कम हो जाता है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हाइपोथैलेमस जो है ये थर्मोस्टेट भी है बॉडी का। सो इट कैन सेंस द आउटर टेम्परेचर। तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जैसे सेंस करता है तो वो क्या रिलीज करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। This thyroid stimulating hormone releasing hormone then act on the anterior pituitary and stimulate the anterior pituitary to secrete TSH or thyroid stimulating hormone. This thyroid stimulating hormone then stimulate the thyroid gland to secrete thyroid hormones, and then the thyroid hormones causes shivering of the skeletal muscles, or it simply increases the metabolism of the body. So as a result of increased metabolism, heat is produced, and that heat is utilized or used in increasing the temperature of the body or maintaining the temperature of body to 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड। शिवरिंग कब होने लग जाती है? दूसरा काम क्या करते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड जो है कि हमारे पास आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि हमारे पास हर स्टेप पे जो इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास हर स्टेप पे एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी जो है अनकम्प्लीट प्रोटीन्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, वो अनकम्प्लीट प्रोटीन्स जो है उस एनर्जी को जो प्रोड्यूस हो रही है, जो रिलीज हो रही है, उसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर करते हैं। थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं? ये जाके उन अनकप्लिंग प्रोटीन्स की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। एज अ रिजल्ट जब अनकप्लिंग प्रोटीन्स की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिलीज हो रही है वो एटीपी में स्टोर होने के बजाय वो इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज कर दी जाती है। तो अब क्या हो रहा है कि एटीपी की प्रोडक्शन जैसे रुकती है तो मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज है, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही होती है और वो हीट जो है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। The next hormone is the GnRH, gonadotropin releasing hormone।
ठीक है, तो हमारे पास हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दिस GnRH देन अगेन act on anterior pituitary and stimulate it for the secretion of two hormones, FSH and LH. और FSH is the follicular stimulating hormone, LH is the luteinizing hormone। और ये दोनों हार्मोन्स जाके हमारे पास गोनेड्स पे एक्ट करते हैं। लाइक अगर हम मेल्स की एग्जांपल लें तो FSH और LH जाके टेस्टिकुलर सेल्स पे एक्ट करते हैं। टेस्टिकुलर सेल्स में हमारे पास टेस्टिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, लाइक वी हैव सर्टोलाइज सेल्स, वी हैव लेडिक सेल्स। सो LH क्या करते हैं, लुटिनाइजिंग हार्मोन जाके लेडिक सेल्स पे एक्ट करते हैं, और इन रिस्पॉन्स टू LH लेडिक सेल जो है वो फिर मेल सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी सिक्रीशन स्टार्ट करता है। और FSH जो है, FSH एक्ट्स ऑन बोथ द लेडिक सेल्स और सर्टोलाइज सेल्स, और ये क्या करती है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करती है। ठीक है, अगर हम फीमेल्स में देखा जाए तो फीमेल्स में FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो हैं फॉलिकुलर सेल्स, जिससे नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और लुटिनाइजिंग हार्मोन के रिसेप्टर सेल्स हैं जो फीमेल में थीकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये सब सेल्स पढ़ रहे होंगे। तो थीकल सेल्स आपको पता है कि वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स बनाता है एस्ट्रोजन, तो LH के रिस्पॉन्स में वो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, और FSH जो है वो फिर ओव्यूलेशन और जो वो पूरा फॉर्मेशन है oogenesis की या ओवम की फॉर्मेशन है उसको रेगुलेट करती है। तो ये सारे का सारा हमारे पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन करवा रहा है। अब अगर हमारे पास GnRH सिक्रीट नहीं होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH सिक्रीट नहीं करेंगे, और जब FSH और LH सिक्रीट नहीं होगा तो हमारे पास ना तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा ना ही oogenesis का प्रोसेस होगा। तो इससे काज होती है फर्दर इनफर्टिलिटी, और ऐसी इनफर्टिलिटी को हम कहते हैं हाइपोगोनेडिज्म। ठीक है, कि हाइपोगोनेडिज्म का क्या हुआ है कि हमारे पास गोनेड्स तो सही फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन गोनेड्स को जो ऊपर से मैसेज आता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर्स या जो ऑर्डर आते हैं हार्मोन रिलीज के लिए वो नहीं आ रहा। तो ऐसी टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी को हम कहते हैं हाइपोगोनेडिज्म। अच्छा, हमारे पास अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा हो कि हमारे पास FSH और LH वापस हाइपोथैलेमस पे एक्ट नहीं कर रहे कि वो GnRH कोई रिलीज को स्टॉप करें। तो इस केस में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म प्रेजेंट नहीं है इसमें। तो आई होप कि GnRH की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट हार्मोन है GnIH, गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, लाइक मैंने आपसे कहा कि हमारे पास हर हार्मोन्स जो है वो 24 घंटे फंक्शन में नहीं रहते। ठीक है, जब उनकी ज़रूरत होती है वो उनको रिलीज़ किया जाता है, और जब उनकी ज़रूरत नहीं होती तो उनकी रिलीज स्टॉप कर दी जाती है। लाइक अगर हमारे पास FSH और LH क्या कर रहे हैं, वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कर रहे हैं मेल्स में, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन कर रहे हैं फीमेल्स में। तो अगर ब्लड में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन या लेवल्स कम हो जाते हैं तो हाइपोथैलेमस उन लेवल्स को सेंस करता है, रिलीज करता है GnRH एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, रिलीज करता है LH और FSH। ये LH और FSH जाके टेस्टिकुलर सेल्स पे एक्ट करते हैं, लेडिक सेल्स पे, और लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और टेस्टोस्टेरोन वापस अपने नॉर्मल लेवल्स पे आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब ये GnRH इसके स्टॉप कैसे होगा, FSH और LH की प्रोडक्शन रुकती कैसे है। तो LH और FSH की प्रोडक्शन फिर रोकता है GnIH, गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये जो FSH और LH हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन, दीज आर नोन एज गोनेडोट्रोपिन्स। और ये गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन के GnIH आके इन दोनों को इनहिबिट करता है। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं तो हाइपोथैलेमस सेंस करता है, और ये इन रिस्पॉन्स GnIH सिक्रीट करता है, और GnIH फिर नेगेटिवली स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि आपने क्या करना है कि FSH और LH की प्रोडक्शन को रोक देना है। तो इस केस में हमारे पास कौन सा रिसेप्टर यूज होगा, अगर आपको याद हो हमने G प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो थे उसमें एक G स्टिमुलेटरी था और एक G इनहिबिटरी। तो GnIH आके G इनहिबिटरी पे एक्ट करेगा और हमारे पास LH और FSH की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। और जैसे ही LH और FSH की प्रोडक्शन स्टॉप होगी तो लेडिक सेल्स हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन रोक देंगे, और हमारे पास जो थीकल सेल्स हैं फीमेल्स में वो हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारे पास रोल है GnIH का कि ये हमारे पास GnIH क्या है, इसको हम कहते हैं, इधर मैं लिख दूं, इट इज एंटागनिस्ट टू GnRH। ये एक टर्मिनोलॉजी आप बहुत बार सुनेंगे
एंटागनिस्ट। तो एंटागनिस्ट हम किसे कहते हैं कि जो यहाँ पे GnH इज एंटागनिस्ट टू GnRH, कि हमारे पास GnIH जो है वो GnRH का एंटागनिस्ट। और एंटागनिस्ट हम किसे कहते हैं कि ऐसा हार्मोन जो दूसरे हार्मोन का फंक्शन या उसकी एक्टिविटी को रोक दे, उसको हम GnRH कहते हैं। लाइक हमारे पास एक तो GnIH है, ये जाके एक्ट करता है और इसकी एक्टिविटी के इसका फंक्शन क्या है GnRH का, FSH और LH की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करना। और GnIH क्या कर रहा है, वो अपोजिट एक्ट कर रहा है, वो LH और FSH की प्रोडक्शन को रोक रहा है। सो GnIH इज एक्टिंग एज ए एंटागनिस्ट टू GnRH। तो इसके अलावा एक तो ये चीज है कि हार्मोन के थ्रू हो सकता है, या इस तरह भी होता है हमारे पास एंटागनिस्ट के, लाइक हमने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर या कोई भी रिसेप्टर, हर रिसेप्टर में हमारे पास हार्मोन बाइंडिंग साइट होती है कि जिस पे आके हार्मोन बाइंड करता है, रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और फर्दर फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। हमारे पास कुछ एंटागनिस्ट ऐसे होते हैं कि वो जाके हार्मोन बाइंडिंग साइट जो है रिसेप्टर की, वहां पे खुद को अटैच कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट जब हार्मोन आता है तो उसकी बाइंडिंग की जगह नहीं रहती, तो उसका फंक्शन क्या हो जाता है, उस हार्मोन का फंक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। लाइक हम लोग जो किसी भी हार्मोन का फंक्शन देखते हैं तो उसके लिए हम एंटागनिस्ट यूज करते हैं। लाइक अगर हम देखना चाह रहे हैं कि GnRH का क्या फंक्शन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, GnRH का कोई भी एंटागनिस्ट यूज करते हैं। तो एंटागनिस्ट क्या करता है, GnRH के फंक्शन को स्टॉप कर देता है। तो हमने डिफरेंट पाले होते हैं एनिमल मॉडल। एक कंट्रोल होता है कि जिसमें GnRH सही काम कर रहा है, एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मॉडल होता है जिसमें बाकी सारी फिजियोलॉजी जो है वो कंट्रोल के जैसी होती है। उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि हम GnRH की सिग्नलिंग को स्टॉप कर लेते हैं, और वो GnRH की सिग्नलिंग को हम किसके थ्रू स्टॉप करते हैं, एंटागनिस्ट के थ्रू स्टॉप करते हैं। ये पूरा मैं आप लोग को आगे डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। तो अब क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो GnRH जिस में एक्टिव है, कंट्रोल ग्रुप में वो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसमें GnRH की सिग्नलिंग ब्लॉक की हुई है, उसमें वो फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहे। तो हमें इससे पता चलता है कि ये हार्मोन कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ह्यूमन या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। लाइक हमने देखा कि जैसे हमने GnRH की सिग्नलिंग को स्टॉप किया तो हमारी, तो वो जो एनिमल मॉडल्स थे उसमें टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी कम हो गई, LH और FSH की प्रोडक्शन कम हो गई। तो हमें इससे पता चला कि हमारे पास GnRH जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और FSH और LH की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, और FSH और LH जाके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो इस केसेस में हमारे पास एंटागनिस्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हमारे पास GnIH का भी चूंकि यही एक रिस्पॉन्स है कि वो GnRH के फंक्शन को स्टॉप कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, GnRH की सिग्नलिंग को बंद कर रहा है और LH और FSH की प्रोडक्शन को रोक रहा है। तो इसीलिए हम GnIH को भी एंटागनिस्ट कहते हैं GnRH का। तो हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स के डिफरेंट एंटागनिस्ट हैं कि लाइक हम कोई भी ऐसा केमिकल बना लेते हैं जो जाके उस हार्मोन बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो जाए और रिसेप्टर को एक्टिवेट भी ना करे। तो जैसे ही हार्मोन आता है उसकी हार्मोन बाइंडिंग साइट पहले से ही फिल होती है। ठीक है, आई होप आप लोग को इसकी एंटागनिस्ट की समझ आ गई होगी। ये एंटागनिस्ट है और दूसरा इसका एगनिस्ट होता है, ये मैं आगे फर्दर डिटेल में भी पढ़ाऊंगा टॉपिक के तौर पे। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोन हाइपोथैलेमस का PRF और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर। So hypothalamus releases prolactin releasing factor. This prolactin releasing factor then acts on the anterior pituitary and stimulate the production of prolactin, और वो फर्दर प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। प्रोलैक्टिन भी हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन है, और ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या इसकी फिजियोलॉजी है, वो हम आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सो अब इधर आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास ये वापस नेगेटिवली एक्ट नहीं कर रहा है हिपोथैलेमस पे कुछ। तो ये अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कोई भी हार्मोन अगर नेगेटिवली एक्ट नहीं कर रहा है हिपोथैलेमस पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के, तो लाजमी उसका कोई दूसरा एंटागनिस्ट होगा या उसका कोई दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग फैक्टर लाजमी होगा। ठीक है, लाइक अगर पहले हमने यहाँ पढ़ा था कि आप थायराइड ग्लैंड का देखें, तो चूंकि हमारे पास कोई भी ऐसा हार्मोन नहीं है लाइक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, तो हमारे पास TSH कोई नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू अपनी प्रोडक्शन कंट्रोल या रेगुलेट करवानी पड़ती है। लेकिन अगर हम इधर देखें तो हमारे पास GnRH का एंटागनिस्ट GnIH है जो इसके फंक्शन को स्टॉप करता है। तो जब इसके रिक्वायर्ड फंक्शन की जरूरत नहीं होती तो हमारे पास GnIH सिक्रीट होता है और इसकी सिग्नलिंग स्टॉप हो जाती है। तो इसीलिए हमारे पास FSH और LH को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पे एक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और हमारे पास GnIH जो है वो
इसके GnRH की प्रोडक्शन को रोक लेता है या FSH और LH की प्रोडक्शन को स्टॉप करता है। लेकिन यहाँ पे यही सेम केस है कि हमारे पास प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर जो है, तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो गई है तो आप प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन स्टार्ट करो, ताकि प्रोलैक्टिन जो है आगे अपने फर्दर जो उसकी फिजियोलॉजी है या जो उसके फंक्शंस है वो परफॉर्म करे। और जब हमारे पास प्रोलैक्टिन के लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं और उसका फंक्शन खत्म हो जाता है, तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस फिर सेंस करता है कि ब्लड में हमारे पास प्रोलैक्टिन के लेवल्स नॉर्मल हो गए हैं, तो वो सिक्रीट करता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। ठीक है, और ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर क्या है? इट इज एंटागनिस्ट टू PRF और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, और ये जाके फिर एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और नेगेटिवली स्टिमुलेट करता है या उसमें वहां जाके प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को रोक लेता है। लाइक अगर ये जो भी रिसेप्टर अगर G प्रोटीन कपल रिसेप्टर को यूज कर रहा है तो ये वही G इनहिबिटरी प्रोटीन को यूज करता है और जाके प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को रोक लेता है। लाइक ये स्टिमुलेट के केस में क्या होगा कि हमारे पास ये PRF प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर जाके क्या करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स में जाके प्रोलैक्टिन के जीन का जो प्रोमोटर है उसके आइदर एक्टिवेटर को एक्टिवेट कर रहा होगा या एनहेंसर को एक्टिवेट करेगा। एज अ रिजल्ट ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, ट्रांसलेशन होती है, प्रोलैक्टिन प्रोटीन बनता है और उसको सेल से बाहर रिलीज किया जाता है। और ये हमारे पास PIF क्या कर रहा होगा? ये जाता है जाके जो जीन है, प्रोलैक्टिन प्रोटीन का जीन है, उसके जाकर इनहिबिटर को एक्टिवेट करता है। तो वो जाके इनहिबिटर क्या करता है? वो जाके प्रोमोटर पे बाइंड होता है। जैसे ही प्रोमोटर पे इनहिबिटर जाके बाइंड होता है, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? वो स्टॉप हो जाती है और प्रोलैक्टिन की ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो गई, तो इसका मतलब है प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन और फॉर्मेशन स्टॉप हो गई। तो जैसे ही फॉर्मेशन स्टॉप होगी तो उसकी रिलीज भी स्टॉप हो जाती है। तो ये थे हमारे पास सारे के सारे हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हमारे पास हाइपोथैलेमस बहुत से यानी कि हंड्रेड्स ऑफ दूसरे भी हार्मोन्स या केमिकल्स रिलीज करता है, लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है या जिनके फंक्शन आगे हम पढ़ेंगे तो उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। हम सारे के सारे तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि सिर्फ हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस पे कई बुक्स हैं। तो यहाँ पे आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को आ गया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज तक इतना काफ़ी है। Thanks for your participation in the lecture. Allah Hafiz.